नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आज हम विवेचना करेंगे नवांश कुंडली के बेस पर स्पाउस मीन्स पति और पत्नी के बारे में हम क्या क्या बातें और जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतनी गूढ़ साइंस है, इसके अंदर सभी रहस्यों का जवाब छुपा हुआ है। आवश्यकता है केवल उसे गहन अध्ययन से ढूंढने की। आज मैं नवांश कुंडली से ऐसे कुछ गहन सूत्रों के बारे में खुलासा करूंगा जो कि आपको आपके स्पाउस के बारे में सभी जानकारी दे पाएंगे। 21वीं सदी में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। पति और पत्नी दोनों बाहर काम करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में उनके बीच में डिस्प्यूट आ जाते हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब वो आते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रश्नों के साथ आते हैं, और उनमें एक सबसे गंभीर प्रश्न जो कि जीवन मरण का प्रश्न होता है वो होता है स्पाउस के चरित्र या करैक्टर के बारे में जानना, स्पाउस की लाइकिंग अबाउट अपोजिट सेक्स के बारे में जानना, अपोजिट जेंडर की तरफ वो किस तरीके से अट्रैक्ट होगा, उसका स्पाउस उसकी तरफ पूरी तरीके से डिवोटेड है या नहीं। इन सभी प्रश्नों का जवाब एक एस्ट्रोलॉजर को देना आना चाहिए। तो मैं आज ऐसे ही गूढ़ रहस्यों से यहां पर पर्दा उठाने वाला हूं। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप पर समय समय पर बहुत ही जरूरी जानकारी आती रहे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, ये सभी सूत्र D9 चार्ट के बेस पर हैं। आप सभी जानते हैं कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी में किसी भी स्पाउस को देखना हो, पति पत्नी को, तो उसके लिए D9 चार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो हम आज सूत्र पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कि हम करैक्टर ऑफ स्पाउस किस तरीके से डिसाइड करेंगे। क्लासिक्स में इसको वाइब करके लिखा हुआ है, मगर मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं कि उस समय पर वाइब के ऊपर ही उंगली उठाई जाती थी, मगर आज के समय में हस्बैंड और वाइफ किसी का भी करैक्टर डाउटफुल हो सकता है। तो बैड करैक्टर ऑफ स्पाउस हम किस तरीके से देखते हैं, इसका बड़ा ही आसान सूत्र है। सूत्र क्या है कि नवांशा ऑफ 7th हाउस, जब 7th हाउस का नवांशा फॉल्स इन हाउस ऑफ सैटर्न और मार्स, मतलब आपके D9 कुंडली का जो 7th हाउस है उसके अंदर आपका सबसे पहले सैटर्न की राशि हो या मार्स की राशि हो, दोनों मेलिफिक राशि यदि 7वें भाव के अंदर अवेलेबल है D9 चार्ट के, और उसे वो दोनों एस्पेक्ट कर रहे हो, सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा हो, मार्स एस्पेक्ट कर रहा हो, या लॉर्ड ऑफ 7th हाउस मार्स और सैटर्न की राशि में जाकर बैठ जाए। मतलब D9 चार्ट का मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको 7th हाउस उठा के देखना है। 7th हाउस के अंदर मार्स या शनि की राशि हो पहली बात तो 7th हाउस फॉल्स इन द साइन ऑफ मार्स एंड सैटर्न, मतलब 1, 8, 10 और 11 राशि हो, और 7th हाउस को वो देख रहे हो, दोनों देख रहा हो या एक देख रहा हो, मतलब शनि एस्पेक्ट कर ले, मार्स एस्पेक्ट कर ले, या दूसरा कॉम्बिनेशन है कि जो लॉर्ड ऑफ 7th हाउस है नवांशा में वो शनि या मार्स की राशि में चला जाए। तो ऐसे पर्सन का जो स्पाउस होता है वो बैड कैरेक्टर होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है। तो आगे आई एम अगेन रिपीटिंग द कॉम्बिनेशन। आपको D9 का 7वां भाव देखना है, उसके अंदर शनि की राशि है या मार्स की राशि है, और शनि या मार्स दोनों में से कोई उसे एस्पेक्ट कर लें या वहां पर आकर बैठ जाएं। पहला कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप देखिए D9 का सप्तमेश 7वें भाव का स्वामी यदि शनि या मार्स की राशि में जाकर बैठ गया हो, तब इन दोनों केसेस में स्पाउस के बैड कैरेक्टर होने की पूरी पूरी संभावना होती है। हम एक कुंडली में लगाकर इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। एट रैंडम मैंने कुंडली उठाई हुई है, किसी से कुंडली मैच करती हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, ये मैं किसी की भी कुंडली नहीं है, एट रैंडम कोई भी एक कुंडली ली हुई है जिसकी डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए इसमें बाई चांस वो लग रहा है या नहीं लग रहा यह भी नहीं पता, मैं आपके सामने इसको देखूंगा। इस कुंडली के अंदर मैं नवांश चार्ट पर फोकस करूंगा। तो नवांश चार्ट के 7th भाव में यहां पर बाय द वे देखिए शनि की राशि है और शनि वहां पर बैठा भी हुआ है, तो एक कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से लग गया इसमें।
तो स्पाउस के बैड करेक्टर होने की पूरी पूरी संभावना है। सातवें भाव में शनि की या मंगल की राशि हो और शनि और मंगल से उसका एसोसिएशन हो जाए, या सप्तमेश शनि या मंगल की राशि में जाकर बैठ जाए, इन दोनों केसेस में ऐसा हम मान सकते हैं कि स्पाउस का करेक्टर बैड होगा। और एक आध हम कुंडली देख लेते हैं आपके सामने इसको समझाने के लिए। एट रैंडम में कोई भी कुंडली ले रहा हूं तो आप उसको, अब ये देखिए मैंने एट रैंडम कुंडली लिखी, इसमें भी देखिए आपका सप्तम भाव में 8 साइन आ रहा है जो कि मार्स की राशि है। अब इसे शनि या मार्स में से कोई एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए बाई चांस उसको शनि भी एस्पेक्ट कर रहा है और मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हो गया। तो इस केस में उसका स्पाउस बेड करेक्टर हो सकता है। अब ये एक बहुत वेल नोन प्रेसिडेंट की कुंडली है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो कॉम्बिनेशंस क्योंकि मुझे इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है इसलिए, मगर मैंने आपके सामने बता दिया कि ये यहां पर बैड करेक्टर को इंडिकेट करता है। अब हम लेंगे और एक दो एग्जांपल्स। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे हम दोस्तों। सेकंड कॉम्बिनेशन है, आपको कुंडली में देखना है कॉम्प्लेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पाउस। अब कॉम्प्लेक्शन पूछने जो आएगा वो पर्सन होगा जिसकी मैरिज नहीं हुई होगी, क्योंकि जिसकी मैरिज होगी वो उसको तो कॉम्प्लेक्शन पता ही होगा, तो उसको कैसा कॉम्प्लेक्शन का स्पाउस मिलेगा और उसके कैसे करेक्टरिस्टिक होंगे। तो नवांश चार्ट में एक खास बात है कि आप अपने स्पाउस के बारे में ABCD तक जान सकते हो। अभी मैंने करेक्टर के बारे में बताया, अब मैं उसके कॉम्प्लेक्शन और उसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा। तो देखिए कॉम्प्लेक्शन देखने का क्या तरीका है। The complexion or appearance and the characteristic of spouse will be according to the lord of Navansha occupied by Venus। आपको कुंडली के D9 के अंदर ये देखना है कि वीनस किस राशि के अंदर है, उसके स्वामी के जैसा उसके कॉम्प्लेक्शन होगा। और लॉर्ड ऑफ नवांशा ऑक्युपाइड बाई मून, आपको दोनों देखने हैं, शुक्र किस नवांशा में उसका स्वामी और चंद्रमा किस नवांशा में उसका स्वामी। इन दोनों में से किसी न किसी से उसके करेक्टर्स कॉम्प्लेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। एंड उसके जो वर्च्यूज होंगे, उसके जो करेक्टरिस्टिक होंगे, गुण होंगे, वो होंगे अकॉर्डिंग टू 7th लॉर्ड। D9 के अंदर 7th लॉर्ड कैसा है, उससे मिलते जुलते उसके गुण होंगे। तो हम अभी एक कुंडली में लगाकर दिखाएंगे। मैं इस कॉम्बिनेशन को फिर रिपीट कर देता हूं कि उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, देखने में गोरा होगा, भूरा होगा, डस्की कलर होगा, सांवला होगा, किस तरीके का होगा। उसके लिए हम देखेंगे कि शुक्र किस साइन में उसका लॉर्ड, नवांश लॉर्ड ऑफ शुक्र, नवांश लॉर्ड ऑफ मून को, दोनों को देख सकते हो। दोनों में से किसी एक से मिल सकते हैं, दोनों से मिले जुले हो सकते हैं। और जो उसके वर्च्यूज हैं, उसके अंदर जो गुण होंगे वो 7th लॉर्ड पर डिपेंड करेंगे नवांश के। तो हम इस कॉम्बिनेशन को देखता हूं और ये मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूं। ये सारी की सारे जितनी भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये क्लासिक्स के बेस पर है, कोई किसी भी नॉर्मल पर्सन ने लिखा है इस तरीके का नहीं है। दीज ऑल आर कॉम्बिनेशंस ऑफ द क्लासिक्स। नवांश में हम चले गए, इस पर्सन के हम स्पाउस के करेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं। तो स्पाउस के करेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। तो शुक्र को मैंने पकड़ा और शुक्र नवांश में 5 साइन के अंदर है। यहाँ पर ये 5 साइन है, 4 साइन का नवांश है, शुक्र 5 साइन में है। तो शुक्र का जो नवांश लॉर्ड हो गया सूर्य, तो इसके स्पाउस में सूर्य जैसे करेक्टरिस्टिक कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। दूसरा हम यहां पर देख लेते हैं चंद्रमा का। तो चंद्रमा शुक्र के नवांश में 7 साइन के अंदर है, तो शुक्र जैसा इसका कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए। तो सूर्य और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है मिलकर वो बहुत ही बेटर क्वालिटी का कॉम्प्लेक्शन होगा उस पर्सन का। देखने में जो शुक्र है वो खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है और आपका वीटिस कलर को रिप्रेजेंट करता है, चांदी जैसा रंग को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य लालिमा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर्सन का स्पाउस की चेहरे पर चांदी जैसी चमक होगी और सूर्य जैसी लालिमा होगी। तो आप कह सकते हैं कि बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन होगा। हम इस तरीके से उसको जज कर सकते हैं। अब उसके हम करेक्टरिस्टिक देखेंगे स्पाउस के। एक्सक्यूज मी, स्पाउस के करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आप यहां पर इसका 7th लॉर्ड पिक कर लीजिए। 7th हाउस के अंदर 10 साइन है और 7th लॉर्ड हो गया सैटर्न।
तो सैटर्न के उसके अंदर वर्च्यूज होंगे। सैटर्न के वर्च्यूज क्या होंगे? वो थोड़ा लेजी हो सकते हैं इनके स्पाउस, देखने में मैच्योर हो सकते हैं इनके कंपैरिजन में, और वैसे भी बिहेवियर में भी मैच्योर हो सकते हैं। थोड़ा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, लेजी तो होंगे मगर वो हार्ड वर्किंग होंगे, उनका लगातार काम करने की ट्राई होगी, थोड़ा फुर्ती से काम नहीं करेंगे, इस तरीके के उनके अंदर करैक्टरिस्टिक होंगे। और आपका नियमों पर चलने वाले होंगे, बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, इस तरीके से हम उसको सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की। मैंने कॉम्प्लेक्शन एंड करैक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड आपको बताया। ये हमारे ज्योतिष इनोवेशन में 2 कोर्सेज शुरू होने वाले हैं दिसंबर मंथ में। जो भी फ्रेंड इनको ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। एक कोर्स है आपका मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, जो लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं इसके अंदर हम सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। ये 15 दिसंबर के आसपास शुरू होगा 2024 में। और एक दूसरा आपका बेसिक एंड एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भी चीजें जहां भी पढ़ाई जाती हैं वो सब कुछ हम इस सिलेबस के अंदर कवर करेंगे। जो भी फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हैं वो हमारे यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहे होंगे उन पर मैसेज सेंड करें। आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आपको हम सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, और आप उसको चाहेंगे तो आगे आप सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, डिवोट वाइफ। कि आपकी वाइफ आपकी तरफ, अब वाइफ को यहाँ स्पाउस भी ले सकते हो। क्लासिक्स में वाइफ लिखा हुआ है कि आपके स्पाउस पूरी तरीके से आप डिवोटेड है या नहीं, ये देखने का क्या तरीका है। अभी हमने बैड करेक्टर देखा, आपने कॉम्प्लेक्सन देखा, करेक्टरिस्टिक देखे, अब अपोजिट भी तो देखेंगे। पूछने आएगा तो हम देखेंगे कि उसकी वाइफ या हस्बैंड उस पर पूरी तरीके से डिवोटेड है कि नहीं, चीट तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है? द लॉर्ड ऑफ 7th हाउस ऑक्यूपाइंग एन एंगल। एंगल का मतलब होता है केंद्र स्थान। 7th लॉर्ड केंद्र स्थान में हो इन कंजंक्शन विद ए बेनिफिक प्लैनेट, किसी शुभ ग्रह के साथ केंद्र स्थानों में 7th लॉर्ड बैठा हो, और प्लेस्ड इन बेनिफिक नवंशा ऑफ ए बेनिफिक साइन विल कॉज डिवोट वाइफ। तो सिंपल कॉम्बिनेशन है। देखिए सप्तमेश, देखिए D1 चार्ट का, D1 चार्ट का सप्तमेश यदि केंद्र स्थानों में किसी शुभ ग्रह के साथ आकर बैठ गया है, ये कॉम्बिनेशन है। या वो नवांश में सप्तमेश बेनिफिक प्लैनेट की राशि में, बेनिफिक नवांश होता है, आपकी राशि होनी चाहिए बुध की, शुक्र की, चंद्रमा की और जुपिटर की, गुरु की, इनकी राशियों में नवांश में जाकर बैठ गए, तब आप ये कहेंगे कि जो स्पाउस है वो पूरी तरीके से डिवोटेड होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं उसी केस में देख लेता हूं जहां पर हमने बता दिया था, उसको बैड करेक्टर बता दिया था, क्या डिवोटेड है, क्या डिवोटेड के कॉम्बिनेशन पूरे कर रहे हैं क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस D1 चार्ट के अंदर, तो सप्तमेश को देखेंगे 7th लॉर्ड को, तो वो केंद्र स्थानों में जाकर बैठा है क्या। 7th लॉर्ड जुपिटर है जो कि केंद्र स्थान में जाकर नहीं बैठा है, तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन फेल हो गया। अब हम नवांश में जाकर देखेंगे उसको कि सप्तमेश यदि बेनिफिक नवांश में जाकर बैठा है क्या। तो जुपिटर यहां पर देखिए मार्स की राशि में जाकर बैठा है। बेनिफिक नवांश में मार्स की राशि नहीं आती क्योंकि मार्स एक क्रूर अशुभ ग्रह है, तो इसके अंदर डिवोटेड नहीं है स्पाउस, हम ऐसा कह सकते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में उसको थोड़ा बैड करेक्टर का कॉम्बिनेशन लग रहा था, तो डिवोटेड और बैड करेक्टर दोनों पॉसिबल नहीं है एक तरीके से। तो यहां पर देखिए वो डिवोटेड नहीं है क्योंकि वो बैड करेक्टर अपीयर हुआ था। अब हम कुछ एक और कॉम्बिनेशन की यहां पर बात करेंगे। ये कॉम्बिनेशन है यूनियन विद ए ब्यूटीफुल वुमेन, कि किसी भी पर्सन को कोई ब्यूटीफुल वुमेन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास। मैरिड लोग भी होते हैं, वो भी कहीं इधर उधर किसी को देख रहे होते हैं, फ्लर्ट कर रहे होते हैं, और वो क्वेश्चन लेकर आ जाते हैं हमारे पास कि हमें वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हमारा उनसे कांटेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ऐसे लोगों के सवालों का किस तरीके से जवाब देना है। या आप मैरिड नहीं भी हैं तभी भी क्या आपको लाइफ में कोई खूबसूरत औरत या आदमी मिलेगा क्या। यहाँ पे वुमेन लिखा हुआ है क्लासिक्स में, मगर आप इसे पार्टनर कंसीडर करके चलें। इसका सिंपल सा बहुत सिंपल तरीका है जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं, मगर वो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। मगर दोस्तों आपको मैं एक्चुअल उसका गूढ़ रहस्य अभी इसमें बताने वाला हूं कि है क्या वो एक्चुअल में। यहां पर कॉम्बिनेशन है वीनस ऑक्यूपाई द हाउस ऑफ मार्स इधर इन राशि और नवांशा, मतलब शुक्र आपका मार्स का हाउस ऑक्यूपाई करे। मार्स का हाउस का मतलब 1 और 8 साइन में होना चाहिए शुक्र, ध्यान रखना।
वीनस ऑक्यूपाइंग द हाउस ऑफ द मार्स ईदर इन राशि और नवांशा 1 और 8 साइन में वो आपका बर्थ चार्ट में आ जाए या 1 और 8 साइन के अंदर वो नवांशा साइन में आ जाए और इज एस्पेक्टेड बाई और एसोसिएटेड विद मार्स या वो एसोसिएट हो जाए मार्स के साथ। द पर्सन विल बी फाउंड ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की वाइफ्स की तरफ वो अट्रैक्ट होगा या आप वुमेन की कुंडली है तो वो दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हम ऐसा मानकर चलेंगे। तो देखिए कॉम्बिनेशंस क्या है वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं पे। वीनस ऑक्यूपाई द हाउस ऑफ मार्स ईदर इन राशि और नवांशा, D1 और D9 में शुक्र मार्स के हाउस में हो और इज एस्पेक्टेड बाई और एसोसिएटेड विद द मार्स, उसको मार्स आपका एस्पेक्ट कर रहा हो और एसोसिएट कर रहा हो उसके साथ। द पर्सन विल बी फाउंड ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ अदर पीपल। तो देखिए इस कॉम्बिनेशन को हम कुंडली में लगा कर देखते हैं, इस कुंडली में लग रहा है क्या। तो वीनस ऑक्यूपाइंग हाउस ऑफ मार्स, यहाँ पे भी ऑक्यूपाई कर रहा है मगर वो एसोसिएटेड नहीं है मार्स के साथ। हाउस ऑफ मार्स ऑक्यूपाई कर रहा है बट इट इज नॉट एसोसिएटेड। अब हाउस ऑफ मार्स ऑक्यूपाई करने से भी ये ध्यान रखिएगा कि उसका ध्यान डेफिनेटली होगा और मार्स से एसोसिएट हो जाए तो उतना ही ज्यादा होगा, ऐसा आप मानकर चले। नवांश के अंदर आप देखिए यहाँ पर वीनस और मार्स एक ही भाव के अंदर बैठे हुए हैं। वो मार्स का हाउस ऑक्यूपाई वीनस डेफिनेटली नहीं कर रहा है मगर वो एसोसिएट होकर बैठा हुआ है वीनस और मार्स के साथ नवांश कुंडली के अंदर। तो D1 चार्ट के अंदर भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, नवांश कुंडली में भी कॉम्बिनेशन आ रहा है। इस कॉम्बिनेशन के 3 कंपोनेंट है, ध्यान से समझिएगा। वीनस ऑक्यूपाइंग द हाउस ऑफ द मार्स मतलब वीनस 1 और 8 साइन में D1 चार्ट में हो जाए, D8 चार्ट में हो जाए तभी भी पर्सन का इंक्लिनेशन होगा टूवर्ड्स अदर पर्संस, ये मानकर चले आप। दूसरा, वीनस और मार्स एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो या वो एसोसिएटेड हो, कंजक्टेड हो एक साथ D1 या D9 चार्ट में, तभी भी ऐसा होगा। तो इस पर्सन के D1 चार्ट के अंदर वीनस मार्स की राशि के अंदर बैठा है और D9 चार्ट के अंदर दोनों एसोसिएटेड हैं। तो यहां पर क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन का अपोजिट पार्टनर की तरफ, अपोजिट जेंडर के लोगों की तरफ पूरे के पूरा फोकस होगा, अट्रैक्शन होगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन कॉम्बिनेशन की, ग्रीफ थ्रू ए वीमेन। तो ग्रीफ मिलता है बहुत लोगों को, जिसे हम बोलते हैं धोखा भी मिल सकता है, आपको दुख भी मिल सकता है वुमेन के थ्रू। तो हम कैसे पता करेंगे कि आपको एक वुमेन चीट करेगी या नहीं करेगी। तो यंगस्टर्स आते हैं आज की डेट में, आपके पास बहुत सारे प्रश्न लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि ये लड़की मुझसे मैरिज करेगी या नहीं करेगी। तो वो हम किस तरीके से देखेंगे कि वो कहीं और किसी को देख रही है, आप करैक्टर के बेस पे देख सकते हैं। वो उसको धोखा तो नहीं दे देगी या उसको किसी वीमेन के थ्रू उसको दुख तो नहीं मिलेगा। उसको देखने का भी नवांश के अंदर बहुत बेहतर सूत्र है और वो सूत्र क्या है देखिए। व्हेन मून हैविंग नवांशा इन ए राशि ऑफ मेलिफिक प्लेनेट, जब मून यदि मेलिफिक प्लेनेट की नवांशा राशि में हो, मेलिफिक प्लेनेट का मतलब हो गया पर मार्स, मेलिफिक प्लेनेट का मतलब हो गया शनि और मेलिफिक प्लेनेट का मतलब हो गया सूर्य है। तो मून नवांश के अंदर 1, 8, 10, 11 या 5 राशि के अंदर हो तो पहला कॉम्बिनेशन है व्हेन मून हैविंग नवांशा इन ए राशि ऑफ ए मेलिफिक प्लेनेट इज ईदर द 7th और 12th हाउस, या तो 7वें और 12वें भाव में भी हो वो, एंड वीनस इज एसोसिएटेड विद ए मेलिफिक प्लेनेट। ये 2 कॉम्बिनेशन इसके अंदर बैठे हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि आपका चंद्रमा, मार्स, सैटर्न और सूर्य की राशि में होकर 7वें 12वें भाव के अंदर बैठा हो D9 चार्ट के अंदर, नवांश के अंदर। इसी तरीके से वीनस इज एसोसिएटेड विद ए मेलिफिक प्लेनेट, वीनस एक मेलिफिक प्लेनेट के साथ एसोसिएटेड हो तो पर्सन कम्स टू ग्रीव थ्रू ए वुमन। तो इस कॉम्बिनेशन के 2 कंपोनेंट हैं, ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले आपको नवांश में चंद्रमा देखना है, यदि वो मेलिफिक प्लेनेट की राशियों में, मतलब मंगल शनि की राशि में आ जाए, सूर्य की राशि में आ जाए और 7वें 12वें भाव के अंदर बैठा हो, साथ ही साथ शुक्र एक मेलिफिक प्लेनेट के साथ एसोसिएट हो जाए किसी भी तरीके से, तो ऐसे पर्सन को धोखा मिलने वाला है किसी भी वुमेन के थ्रू, आप ऐसा मान के चल सकते हैं। और यदि ये वीमेन की कुंडली है तो मेल के थ्रू धोखा मिलेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लासिक्स में सभी कुछ वुमेन के लिए लिखा हुआ है, मेल डोमिनेंट उस टाइम हुआ करता था, तो उस तरीके के सारे कॉम्बिनेशन लिखे हुए हैं। तो आज की क्लास में हमने बहुत ही सटीक कुछ एक
सूत्र आज बताए नवांश के बेस पर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद। फिर से मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्ते।